गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी की क्लासेस ले रहे थे हम लोग और हिंदी में हम लोग छंद चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में चैप्टर आगे जारी होगा और हम देखेंगे हम लोग पढ़ रहे थे छंद छंद को कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग अलंकार के चैप्टर को पढ़ रहे थे और अलंकार में हम लोगों ने अर्था अलंकार को डिस्कस करना शुरू किया था। अर्था अलंकार में हम लोगों ने पहला जो अलंकार है उपमा अलंकार, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो अगला अलंकार है, आप लोगों का हेडिंग डालिएगा। अगला जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, अगला अलंकार जो है वो कौन सा है? रूपक अलंकार। ठीक, तो सबसे पहले फैक्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। फैक्ट में क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे क्या पूछा जाएगा कि रूपक अलंकार किस प्रकार का अलंकार होता है? तो आपका जवाब क्या होगा कि रूपक अलंकार एक अर्था अलंकार होता है। अब बात अगर की जाए कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है तो लिखिएगा। लिखिएगा, जब किसी काव्य अथवा वाक्य, जब किसी काव्य अथवा वाक्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप किया जाए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर प्रयुक्त अलंकार, वहाँ पर प्रयुक्त अलंकार रूपक अलंकार कहलाता है। वहाँ पर प्रयुक्त अलंकार रूपक अलंकार कहलाता है। वहां पर जो अलंकार होगा वो क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार। जब किसी काव्य अथवा वाक्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी कि ये कहा जाए कि जो उपमेय है वही क्या है? उपमान है। यानी कि दोनों में कोई भी अंतर न हो, वहां पे जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे समझिएगा उदाहरण से, अगर कहा जाए सीता का मुख, सीता का मुख चंद्र सा है, सीता का मुख चंद्र सा है। अब ये जो उदाहरण होगा ये किसका उदाहरण होगा? उपमा का। किस अलंकार का उदाहरण होगा? उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार का उदाहरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सीता के मुख की तुलना की जा रही है और किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तुलना जब भी की जाएगी वहां पे अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा कुछ कहा जाए कि सीता का मुख, कहा जाए सीता का मुख चंद्र है, सीता का मुख चंद्र है। अब यहाँ पर सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा रही है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि सीता का जो मुख है वो क्या है? चंद्र है। अब यहाँ पे अगर अलंकार की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार। यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार। तो जब भी कहीं पर किसी एक वस्तु को सीधे सीधे दूसरी वस्तु कहा जाएगा, अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। या फिर ये कहा जाए कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाएगा, वहां पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का एक और उदाहरण है, नोट डाउन करिएगा। जैसे कहा जाए, बहुत ही फेमस उदाहरण है कि चरण कमल, चरण कमल, कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है? चरण को कमल के समान नहीं, सीधे सीधे चरण को ही क्या कहा जा रहा है? कि कमल है। ठीक, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से चीजों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अर्थ अलंकार में अलंकार आप लोगों को पढ़ना है, वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अगला अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? नोट डाउन करिएगा, लिखिए। जब, जब किसी काव्य, जब किसी काव्य अथवा वाक्य, वाक्य में, जब किसी काव्य अथवा वाक्य में उपमेय में उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान, उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, की जाती है, की जाती है। जब किसी काव्य अथवा वाक्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां, वहां प्रयुक्त अलंकार, वहां प्रयुक्त अलंकार, अलंकार उत्प्रेक्षा, वहां प्रयुक्त अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। वहां प्रयुक्त अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक, तो जब किसी काव्य अथवा वाक्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पे जो अलंकार प्रयुक्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण में समझिएगा, जैसे अगर कहा जाए, कहा जाए मानो, मानो सीता, मानो सीता का मुख, मुख चंद्र सा है, मानो सीता का मुख चंद्र सा है, सा है। या फिर एक और बड़ा फेमस उदाहरण है, जैसे कहा जाए पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, बुलाई जन फुलवारी,
जन फुलवारी सबे चली आई, सबे चली आई। यहाँ पर भी जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ प्रमुख वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द, वाचक शब्द की अगर बात की जाए कि कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं, तो इसमें आएगा जनु, जनु, जानो, जनु जानो, मनु, मानो, मनु मानो, मानो, जनहु, मनहु, मनहु इत्यादि। जनहु, मनहु इत्यादि, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द। ठीक, वाचक शब्द यानी कि ये सारे शब्द अगर कहीं पर किसी भी वाक्य में या किसी काव्य में आ रहे हैं और वहां पर अगर आपसे अलंकार पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? वहां पे अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक, चलिए। ठीक, अब इसके आगे जो अगला अलंकार हम लोग पढ़ेंगे वो अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की अगर बात की जाए तो दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिएगा। लिखिए, जब जब किसी काव्य, जब किसी काव्य, काव्य अथवा वाक्य, वाक्य में किसी बात, जब किसी काव्य अथवा वाक्य में किसी बात, बात की प्रामाणिकता, जब किसी काव्य अथवा वाक्य में किसी बात की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता को सिद्ध, को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, लिए कोई अन्य बात, कोई अन्य, कोई अन्य प्रामाणिक बात, कोई अन्य प्रामाणिक, प्रामाणिक बात कही जाए, कोई अन्य प्रामाणिक बात कही जाए, जाए वहां प्रयुक्त अलंकार, वहां प्रयुक्त अलंकार, वहां प्रयुक्त अलंकार, अलंकार दृष्टांत अलंकार कहलाता है। दृष्टांत अलंकार कहलाता है। वहां प्रयुक्त बात, वहां प्रयुक्त अलंकार दृष्टांत अलंकार कहलाता है, कहलाता है। ठीक, जैसे उदाहरण में लिखिएगा, लिखिएगा अरे देखिएगा, करत करत, करत करत अभ्यास ते, ते जड़मति, जड़मति होत सुजान,
करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान। ठीक। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़मत यानी कि जड़ बुद्धि मूर्ख इंसान जो होता है वो भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। कैसे? जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से एक सील एक पत्थर पर क्या पड़ जाता है, निशान। तो रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये किस अलंकार का उदाहरण हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, जब किसी काव्य या वाक्य में किसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रामाणिक बात कही जाए, वहां प्रयुक्त अलंकार क्या होता है? दृष्टांत अलंकार। ये कहानी किसकी होती है? दृष्टांत अलंकार की कहानी होती है। ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। अगले अलंकार पे एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार के बाद एक उदाहरण, एक अगला अलंकार लिखिएगा। लिखिए, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। अलंकार। अब विभावना अलंकार की क्या कहानी है, क्या होता है विभावना अलंकार में? तो इसकी परिभाषा नोट डाउन करिएगा। लिखिए, जब किसी काव्य, जब किसी काव्य अथवा वाक्य, जब किसी काव्य अथवा वाक्य में बिना कारण, बिना कारण के किसी कार्य, बिना कारण के किसी कार्य बिना कारण के किसी कार्य के होने का बोध हो, कार्य के होने का बोध हो, अर्थात कारण, कारण के अभाव में, कारण के अभाव में कार्य का कारण के अभाव में कार्य का संपन्न होना पाया जाए, संपन्न होना पाया जाए, वहां प्रयुक्त अलंकार, कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, वहां पर कार्य का संपन्न होना पाया जाए, वहां पर प्रयुक्त अलंकार, वहां पर प्रयुक्त अलंकार विभावना अलंकार कहलाता है। विभावना अलंकार कहलाता है। विभावना अलंकार कहलाता है। ठीक। क्या कहा जा रहा है? जब किसी काव्य अथवा वाक्य में बिना कारण के किसी कार्य के होने का बोध हो, अर्थात कारण के अभाव में कार्य के का संपन्न होना पाया जाए, वहां पर प्रयुक्त अलंकार क्या कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। उदाहरण से इसे समझिए, उदाहरण से समझिए। जैसे कहा जाए, बिनु पग चले, बिनु पग चले
चले सुनहु बिनु, सुनहु बिनु काना, बिनु पग चले सुनहु बिनु काना, काना। कर बिन करम, कर बिनु करम, करम करें विधि नाना, करें विधि नाना, विधि नाना, नाना। कर बिन करम करें विधि नाना। देखिए क्या कहा जा रहा है, बिनु पग चले सुनहु बिनु काना, कर बिन करम करें विधि नाना। बिनु पग, पग का मतलब होता है पैर, पग का अर्थ होता है पैर। तो बिनु पग चले यानी कि बिना पैर के कोई चल रहा है। क्या बिना पैर के चलना संभव है? नहीं। चलने के लिए क्या होना चाहिए? पैर का होना आवश्यक है। लेकिन इस कारण के बिना भी कार्य क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। सुनहु बिनु काना यानी कि बिना कान के कोई भी इंसान क्या कर रहा है? सुन रहा है। कर बिनु करम, कर का मतलब होता है हाथ, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर बिन करम यानी कि हाथ के बिना वो कर्म यानी कि कार्य कर रहा है। और करें विधि नाना, और अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। विधि का मतलब होता है विधि नाना यानी कि अनेक तरीके से, नाना का मतलब अनेक प्रकार के कार्य वो क्या कर रहा है? संपन्न कर रहा है। तो यहाँ पर कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जा रहा है। इस कारण से इन पंक्तियों में जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? विभावना। जब भी कहीं पर किसी भी वाक्य में या किसी भी काव्य में कहीं पर कोई भी पंक्ति अगर इस प्रकार से आए कि जिसको पढ़ने के बाद जिससे यह अर्थ मिले कि बिना कारण के कोई कार्य संपन्न हो रहा है, वहां पर प्रयुक्त अलंकार हमेशा कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। और विभावना अलंकार किस प्रकार का अलंकार होता है? तो अर्था अलंकार। यहाँ पर जब हम शब्दों के अर्थ को निकाल रहे हैं तो उसी अर्थ से ही इस काव्य में क्या उत्पन्न हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले अलंकार को डिस्कस करते हैं। ठीक, अगला अलंकार हमारा है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अलंकार। अब अगर बात की जाए कि विरोधाभास अलंकार की क्या कहानी है, इसमें क्या होता है, तो डेफिनेशन, इसकी परिभाषा से बातों को समझिएगा। विरोधाभास अलंकार कहां पर होगा, तो नोट डाउन करिएगा। जब जब किसी काव्य, जब किसी काव्य अथवा वाक्य, वाक्य में दो विरोधात्मक, दो विरोधात्मक, विरोधात्मक शब्द एक साथ आए, शब्द एक साथ आए, आए, अथवा 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 वाक्य, वाक्य या काव्य, काव्य को पढ़कर, पढ़कर का वाक्य अथवा काव्य को पढ़कर, पढ़कर, पढ़कर वाक्य के कथनों में, वाक्य के कथनों में, वाक्य अथवा काव्य को पढ़कर वाक्य के कथनों में,
वाक्य के कथनों में विरोधात्मक भाव उत्पन्न हो वहां पर प्रयुक्त अलंकार विरोधात्मक भाव उत्पन्न हो वहां पर प्रयुक्त अलंकार अलंकार विरोधाभास अलंकार कहलाता है। वहां पर प्रयुक्त अलंकार विरोधाभास अलंकार कहलाता है। विरोधाभास अलंकार कहलाता है। ठीक। तो जब भी किसी काव्य अथवा वाक्य में दो विरोधात्मक शब्द एक साथ आएंगे अथवा वाक्य या काव्य को पढ़कर वाक्य के कथनों में विरोधात्मक भाव उत्पन्न हो वहां पर जो अलंकार प्रयुक्त होगा उसे क्या कहा जाएगा? विरोधाभास अलंकार। इसका उदाहरण देखिएगा कैसे इसमें विरोध उत्पन्न होता है। जैसे कहा जाए प्रियतम को समक्ष पा सजनी न रुक सकी न जा सकी। ठीक। प्रियतम को समक्ष पा सजनी न रुक सकी न जा सकी। अपने प्रियतम अपने पति को अपने सामने पाने के बाद जो पत्नी है वो न तो रुक सकी न ही जा सकी। उसके मन में जो भाव है वो रुकने का भी है और जाने का भी। रुकने का भाव इसलिए है क्योंकि उसका पति काफी दिनों बाद उसके सामने आया है तो अपने पति को निहारना चाह रही है, देखना चाह रही है। और जाना इसलिए चाह रही है ताकि उसके खाने पीने का कुछ प्रबंध कर सके। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। क्योंकि यहाँ पर जो सजनी है उसके मन की जो व्यथा है वो क्या है? दोनों में उलझी हुई है। रुक भी नहीं सक रही है और जा भी नहीं पा रही। न ढंग से उससे रुका जा रहा है और न ढंग से उससे जाया जा रहा है। तो अलंकार यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। रुकना और जाना दोनों आपस में किस प्रकार के शब्द हैं? विरोधात्मक शब्द हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी शब्द हैं। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार होगा। तो जब भी कहीं पर किसी वाक्य में ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे जो आपस में विरोधात्मक भाव रखते हो या कथन में विरोधात्मक भाव उत्पन्न हो वहां पे जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और अलंकार के बारे में डिस्कस करते हैं, समझिएगा। अच्छा, विरोधाभास अलंकार की अगर बात की जाए तो ये भी आपका अर्था अलंकार है। ये जितने भी अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी किस अलंकार की श्रेणी में आते हैं? किस प्रकार के अलंकार के? तो अर्था अलंकार की श्रेणी में आते हैं। अगला अलंकार हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। अगला अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। ठीक। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होगी? नोट डाउन करिएगा। देखिए, जब किसी काव्य अथवा वाक्य में प्रयुक्त अमानवीय वस्तुओं प्राणियों के मध्य
मानवीय गुणों, मानवीय गुणों गुणों का आरोप, मानवीय गुणों का आरोप किया जाए, मानवीय गुणों का आरोप किया जाए, किया जाए। ठीक। जब किसी काव्य वाक्य में प्रयुक्त अमानवीय वस्तुओं प्राणियों के मध्य मानवीय गुणों का आरोप किया जाए, वहां प्रयुक्त अलंकार, वहां पर प्रयुक्त अलंकार, वहां पर प्रयुक्त अलंकार, अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण अलंकार कहलाता है। वहां पर प्रयुक्त अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो जब भी अमानवीय वस्तुओं या प्राणियों में मानवीय गुणों का आरोप किया जाएगा या मानवीय गुणों की व्याख्या की जाएगी, वहां पर उन पंक्तियों में, उन काव्यों में, उन वाक्यों में जिस अलंकार की बात की जाएगी वो अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। उदाहरण से समझिएगा मानवीकरण अलंकार क्या होता है। जैसे कहा जाए, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां पतियां सभी अलसाई, सभी अलसाई, अलसाई शीतल जल से, शीतल जल से, जल से, शीतल जल से मुख धोती हुई, मुख धोती हुई। जगी वनस्पतियां सभी अलसाई शीतल जल से मुख धोती हुई। अब समझिएगा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। जैसे रात का समय होता है तो रात के समय में जितने भी मानव होते हैं सभी क्या करते हैं? सोते हैं। और सुबह के समय जब उठते हैं तो अपने मुंह को क्या करते हैं? धोते हैं। तो सोना, जागना, मुंह धोना ये सब किसका गुण होता है? मानव का गुण। वनस्पतियों, पेड़ पौधों का ये गुण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इन पंक्तियों में कल्पना क्या की जा रही है कि जगी वनस्पतियां सभी अलसाई शीतल जल से मुख धोती है। जैसे जितनी वनस्पति होते हैं, जो फूल होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो रात के समय थोड़ी सी क्या होते हैं? सुसुप्त अवस्था में आ जाते हैं। और सुबह के समय जब भोर होता है, जब शीतल जल उन पे पड़ता है, यानी जब शीत पड़ती है, ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो फिर से क्या होते हैं? खिल जाते हैं। फिर से सूर्य के प्रकाश के कारण से खिल जाते हैं। तो वही कवि इसमें कल्पना कर रहा है कि जगी वनस्पतियां सभी अलसाई शीतल जल से मुख धोती हुई, कि ये सभी वनस्पतियां रात में सो रही थी और जब सुबह हुआ, ओस की बूंदें पड़ी, तो उन शीतल जलों से अपने मुंह को धोते हुए ये सभी वनस्पतियां क्या कर रही हैं? जग रही हैं। जबकि सोना और जागना किसका गुण होता है? मानव का। और वनस्पति क्या है? अमानवीय, अमानवीय क्या है? वस्तु है। अब इस समय अमानवीय वस्तुओं में जब भी हम मानवीय गुणों का आरोप करेंगे, वहां पे जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। ठीक। तो ये था आपका मानवीकरण अलंकार। और ये भी किस प्रकार का अलंकार होता है? अर्थ अलंकार। तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की कहानी को अगली क्लास में यानी कि कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए रेगुलरिटी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए मिशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकली आकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत।